बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई देखें, जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था बायो एनर्जेटिक्स, तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दो बड़े मेन कंपोनेंट हैं। पहला जो कंपोनेंट था वो था फोटोसिंथेसिस का, जिसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कस की 8 लेक्चर्स के अंदर। अब इसका दूसरा कंपोनेंट स्टार्ट हुआ है जिसका नाम सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या डिटेल है और क्या क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा बेटा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए कुछ अल्टरनेट टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि बुक्स के अंदर लिखा हुआ होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और बाज़ औक़ात कहीं कहीं पे आप देखते हैं लिखा हुआ होता है सेल रेस्पिरेशन, तो उसी का मतलब भी एरोबिक रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, या कुछ किताबों में सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन लिखा हुआ होता है। तो ये जो 4 टर्म्स मैंने आप लोगों को बताई, ये चारों अल्टरनेट टर्म्स हैं, ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होती हैं। क्लियर? अच्छा, अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा किसे जाता है? बेटा देखें, ये एक किस्म का मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें चीज़ें टूटती हैं और फिर वहाँ से कुछ बनता है। तो ये कहता है ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, वहाँ से प्रोटॉन निकाले जाते हैं, और फिर उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मदद से सेवरल मॉलिक्यूल्स एटीपी के बनाए जाते हैं। अब आपको पता है कि एटीपी क्या है? एक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है जो कि 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल के हिसाब से एनर्जी देता है। ये काम किसकी मौजूदगी में होता है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो पानी यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे बॉडी से बाहर जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को जो है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्लियर? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ते हैं यानी ऑक्सीडाइज करते हैं, और वहां से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेंगे वहां से हम क्या करेंगे? एटीपी के बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाएंगे, लेकिन ये काम किसकी मौजूदगी में होगा? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और लास्ट में हम जो है बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ये हो गया आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब इसकी जो डिटेल है उसके ऊपर हमारे आगे वाले सारे लेक्चर मुश्तमिल है, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन है। अच्छा देखें, ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। बेटा देखें, रिडॉक्स रिएक्शन आप किसे कहते हो? जिसमें ऑक्सीडेशन हो और जिसमें रिडक्शन हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो ये टर्म्स बार बार इस्तेमाल होंगी, ऑक्सीडेशन बार बार यूज होगा, रिडक्शन बार बार यूज होगा। तो ये दोनों टर्म्स का जो मतलब है, इन दोनों टर्म्स से मुराद जो पॉइंट्स हैं वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, जो कि आप लोगों ने जहन में बिठा लेनी है, वरना ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ना आपको यानी आगे वाले जितने भी लेक्चर हैं वो समझ नहीं आएंगे। देखो, जब भी मैं आपसे कहूं कि मैं किसी भी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं, ठीक है, इस टॉपिक इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर तो हम ग्लूकोज की करवाएंगे ऑक्सीडेशन। तो यानी कि उस वक्त मैं उसके साथ 3 काम करूंगा, वो 3 पॉइंट आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले मैं ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, फिर उसके बाद वहां से मैं हाइड्रोजन निकालूंगा जिसे आप प्रोटॉन भी कहते हैं, और उसके बाद मैं उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करूंगा। तो जब भी मैं कहूं कि मैं ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं, तो ये 3 टर्म्स आप लोगों के जहन में आनी चाहिए, ये 3 पॉइंट्स आप लोगों के जहन में आनी चाहिए कि सर ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाया है, हाइड्रोजन को रिमूव किया है और ऑक्सीजन की एडिशन की है। क्लियर? उसके बाद जब भी मैं रिडक्शन का नाम लूं, कि मैं कहूं कि फला मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो समझ जाना कि सर ने उसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, उसके अंदर हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाई है और वहां से हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। तो जब भी रिडक्शन का नाम लेंगे तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों के जहन में आनी चाहिए, जब भी ऑक्सीडेशन का नाम लेंगे तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों के जहन में आनी चाहिए। इन दोनों रिएक्शन को मिला के कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। और ये जो आपका पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा रिडॉक्स ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा रिडॉक्स रिएक्शन है। जब डिटेल देखेंगे तो आप लोग खुद देख लेंगे कि ग्लूकोज कैसे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और हम रिडक्शन किसकी करवा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, आप लोग खुद देखोगे। क्लियर? अच्छा, अब इसके मैकेनिज्म को समझने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रेस्पिरेशन की टाइप्स के ऊपर। देखिए, हमारे पास जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है 2 किस्मों की। एक को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी को कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके ऊपर तो वैसे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझाया कि सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन एक ही बात होती है।
हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादातर ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ये देखो लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहाँ से बहुत सारी अमाउंट के अंदर एनर्जी को जनरेट करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं। और इस टाइप की रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये कहता है कि जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो याद रखना हम कंप्लीट की ग्लूकोज की हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडाइज किया जाता है। और जब भी आप कंप्लीट ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपने याद रखना है, या तो आपको 36 या 38 या 40 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो उससे आपको 36, 38 या फिर 40 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। देखें फेडरल बुक के अंदर 36 लिखा हुआ है, हमारे सिंध टेक्स्ट बुक्स में जो है वो 38 लिखा हुआ है, कुछ किताबों के अंदर 40 लिखा हुआ होता है। मैं आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म देखेंगे, जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म देखेंगे, उसकी डिटेल देखेंगे, तो बाकायदे मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपको एक एक मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी का गिनवाऊंगा और इन तीनों का कॉन्सेप्ट भी दूंगा और पीएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है। क्लियर? ये था एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके ऊपर कमिंग लेक्चर्स के अंदर हमारी डिटेल डिस्कस होगी। सारा जो चैप्टर वाइंड अप होगा वो इसी टॉपिक के ऊपर होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन की डिटेल के ऊपर। अच्छा, अब इसके अपोजिट में हमारे पास जो दूसरी टर्म आती है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे पास जो माइनॉरिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनएरोबिक का मतलब होता है कि ग्लूकोज को तोड़ा तो जाता है लेकिन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स ग्लूकोज को तोड़ते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, वो रहते ऐसी जगहों पे हैं जहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। ये आपने याद रखना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी जगह है जहां पे ऑक्सीजन ना हो, तो आपको पता है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया रहते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। या बाज़ औक़ात कभी कभी हमें चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो वहाँ के टिश्यू मर जाते हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी एनएरोबिक बन जाता है, तो वहाँ पे भी बैक्टीरिया एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है बेटा, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, उससे हमारा खैर इतना लेना देना नहीं है। कहने का मकसद ये था कि ग्लूकोज को एरोबिकली भी तोड़ा जाता है, एनएरोबिकली भी तोड़ा जाता है। क्लियर? तो जब आप ग्लूकोज को एनएरोबिकली तोड़ोगे, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो बहुत कम अमाउंट के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस टाइप की रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट होती है ना, वो क्या होती है, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। जबकि आपने ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या देखा, दूसरे एनिमल के अंदर क्या देखा, जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट थी वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें बाय प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल होती है, आगे चल के बताता हूँ। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होती है, ये हम आगे चल के देखते हैं, दोनों आने वाली हैं। और ड्यूरिंग अच्छा ये एनएरोबिक होगा, यहाँ पे एन लगा देना है। ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। अब आपसे अगर कोई पूछे कि ग्लूकोज जब आप एनएरोबिकली ऑक्सीडाइज करते हो तो क्यों जो है वो एनर्जी आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, तो आप उससे क्या कहेंगे कि भाई ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो ग्लूकोज कंप्लीट तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, तो ग्लूकोज आपको सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के देगा। कहाँ 40-38 मॉलिक्यूल एटीपी के, कहाँ सिर्फ 2 मॉलिक्यूल एटीपी के। तो ये जो है आपने याद रखना है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी की अमाउंट को देखा जाता है, बाय प्रोडक्ट को देखा जाता है, और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन को देखा जाता है। फिर आप दोनों को कंपेयर करके अपना डिफरेंस भी बता सकते हो। अच्छा, अब ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसके लिए एक अल्टरनेट टर्म इस्तेमाल होती है। जैसे हमने कहा ना, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए 3-4 अल्टरनेट टर्म थी, इसी तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो अल्टरनेट टर्म इस्तेमाल होती है उसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अल्टरनेटिव टर्म यूज्ड फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये 2 किस्मों की होती है, यानी ये जो फर्मेंटेशन होती है ये 2 किस्मों की। एक को कहा जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरी को कहा जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर जो बाय प्रोडक्ट होगी वो इथाइल अल्कोहल होगी, एनर्जी वही 2 मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस होंगे एटीपी के। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर जो बाय प्रोडक्ट होगी वो लैक्टिक एसिड होगा, एनर्जी वही 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। क्लियर हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सा हम इनके बारे में समझ लेते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि क्या है क्या ये। देखो बेटा, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ये यीस्ट करती है। आपने पढ़ा होगा कि यीस्ट एक यूनिसेल्युलर जो है वो फंजाई है, और इसका एक पूरा आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर भी है जिसके ऊपर इंशाल्लाह वेरी सून हम डिस्कस करेंगे। तो यीस्ट एक किस्म की यूनिसेल्युलर फंजाई है, ये करती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और बाय प्रोडक्ट के तौर पे इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है लेकिन जो मेन बाय प्रोडक्ट है वो इथाइल अल्कोहल है। और ये क्वेश्चन आपकी पीएमसी की टेस्ट के अंदर कई बार आ चुका है। क्लियर। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो ब्रूइंग इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे वाइन बनती है, बियर बनती है, यानी शराब वगैरह बनती है, वो सारी की सारी जो ब्रूइंग इंडस्ट्री है ये डिपेंड करती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ऊपर। तो यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक बहुत बहुत बड़ी क्या है बेटा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको पता है ये फॉरेन कंट्रीज तो चलती इस ब्रूइंग इंडस्ट्री के ऊपर है। अब तो ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके भी माशाल्लाह हाल पूरे हैं। बहरहाल क्यों? क्योंकि ये कहता है कि जो इथाइल अल्कोहल है ना, ये एक बेस्ट सोर्स होती है वाइन बनाने के लिए या फिर बियर बनाने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा लिखा हुआ है कि वाइन और बियर कैसे बनती है। आप ग्रेप्स लें और ग्रेप्स के ऊपर आप यीस्ट को छोड़ दें और इन्वायरमेंट एनएरोबिकली करें, वो उसकी फर्मेंटेशन करके आपको एक किस्म का जूस बना के देगा, एक किस्म का मिक्सचर बना के देगा। फिर उसको दोबारा जो है आप इंडस्ट्री में ले जाते हैं, फिर प्रोसेस करके आप उससे क्या बना लेते हैं, वाइन बना लेते हैं। इसी तरह से अगर हम बियर की बात करें, ये कैसे बनती है। आपने बार्ले लेना है, बार्ले मेरे ख्याल में आप बाजरे को बोलते हो शायद, इसको लेना है और इसके ऊपर आपने यीस्ट को छोड़ देना है, एनएरोबिक एनवायरनमेंट रखना है ताकि ऑक्सीजन अंदर ना जाए। ये इसको फर्मेंटेट करके आपको एक मिक्सचर बना के देगी, आप फ्लूइड जिसको आप इंडस्ट्री में लेके जाके आके प्रोसेस करके फिर उससे आप बियर बनाते हैं। इसी तरह से हम जो ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, जो डबल रोटी हम इस्तेमाल करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट से फर्मेंटेट होती है, लेकिन इसको फर्मेंटेट कौन करता है? यीस्ट। तो हम सिर्फ इसका ये एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी ये जो बाकी इस्तेमाल हैं ये फॉरेन कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि आजकल तो पाकिस्तान के अंदर भी आम जाम हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। देखो बेटा, इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, आप इसके ऊपर पूरी किताबें लिखी हुई हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ऊपर पूरी की पूरी बुक्स लिखी हुई हैं, पूरे प्रोसेस लिखे हुए हैं, कैसे हो रहा है, कौन सी यीस्ट की टाइप्स हैं, कौन सी यीस्ट की स्पीशीज़ हैं, कौन से रिएक्शन होते हैं। अब उनकी डिटेल में हमने नहीं जाना, जितनी बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं बस उस हिसाब से मैंने आप लोगों को समझा दिया। एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो भी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर। बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी बुक में होती मैं फिर भी आप लोगों को समझा देता। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये कहता है कि इस टाइप की जो फर्मेंटेशन है लैक्टिक एसिड, ये कौन करता है? ये करते हैं बैक्टीरियाज वगैरह। ठीक है, बैक्टीरिया जो है ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं, और इसमें जो बाय प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है? लैक्टिक एसिड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो बात समझ आ गई कि क्या फर्क है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर। अच्छा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जो पूरी की पूरी बेटा डेयरी इंडस्ट्री होती है ना, वो डिपेंड करती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के ऊपर। आपने चीज़ बनानी है, आपने योगर्ट बनाना है यानी पनीर और दही वगैरह बनानी है, तो ये किसकी प्रोडक्ट हैं? ये लैक्टिक एसिड की प्रोडक्ट तो हैं। आप क्या करते हैं, दूध को जो है वो एक एयर टाइट इन्वायरमेंट के अंदर रख देते हैं ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए। सुबह आप देखते हो वो दही बनी हुई होती है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि वहां जाके फर्मेंटेशन करते हैं और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और उसी की वजह से चीज़ के अंदर या फिर योगर्ट, पनीर या दही के अंदर एक सोर फ्लेवर आता है, एक खट्टा जो टेस्ट आता है वो इसी लैक्टिक एसिड का आता है जो ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा आपने अचार खाया होगा, अभी तो सीजन है आम की और केरी वगैरह की, तो अचार भी बहुत सारा जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा। उसके अंदर जो फ्लेवर आता है, थोड़ा सा जो खट्टा टेस्ट आता है, वो भी इसी लैक्टिक एसिड की वजह से आता है। अचार बनाने के लिए भी हम इन्वायरमेंट एनएरोबिक रखते हैं, फिर उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो जाते हैं और आपको इस तरह से लैक्टिक एसिड बना के देते हैं। फिर मैं आपसे बेटा वही कहूंगा कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के ऊपर एक नहीं पता नहीं कितनी किताबें लिखी हुई हैं। भाई कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन से बैक्टीरिया की स्पीशीज हैं, इनके रिएक्शन क्या होते हैं, किस तरह से बनता है, एक बड़ी अच्छी खासी जो है वो हमारी डिटेल होती है। जिस तरह से मैं एक डीवीएम डॉक्टर हूँ, आपको पता होगा मैं एक वेटनरियन हूँ, तो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं मीट प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, एनिमल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और मिल्क प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में बताई जाती हैं, एक एक बैक्टीरिया का नाम हमें बताया जाता है। तो जब आप आगे जाएंगे इंशाल्लाह किसी भी मेडिकल फील्ड के अंदर, तो इन सारी चीज़ों के अंदर ऊपर जो है आप लोगों की डिटेल डिस्कस वैसे भी होनी है। अभी जस्ट आप एक आइडिया ले लें ताकि आपका माइंड बन जाए आपकी बुक के हिसाब से, आपकी मेंटेलिटी के हिसाब से।
अच्छा, हम शायद ये समझते हैं जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये सिर्फ बैक्टीरिया कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा नीचे नोट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। जो मसल्स होते हैं मैमल्स के और जो ह्यूमन बीइंग के जो मसल्स होते हैं, आपको पता है कि इनके अंदर भी लैक्टिक एसिड जो है फर्मेंटेशन होती है। इनके अंदर भी जो है वो लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो बेटा, अभी कुर्बानी की ईद थी और ईद उल अजहा थी, और उस दौरान जो है आप लोगों ने एनिमल स्लाटर किए होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मसल्स एंड मीट, मीट और मसल्स में क्या फर्क है, तो आप मुझे जवाब अब नहीं दे पाओगे कि अब क्या जवाब है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, जो मसल्स होते हैं ना, लाइव एनिमल के जो मसल्स होते हैं, उनकी जो पीएच होती है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होती है, 7.1 होती है। आपने जैसे इस लाइव एनिमल को स्लाटर किया तो उसके बाद अब आपको पता है कि इसकी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं होगी, क्योंकि दिल भी काम नहीं करेगा, लंग्स भी काम नहीं करेंगे मरने के बाद। तो होता यह है कि इनके मसल्स के अंदर जितना ग्लूकोज पड़ा हुआ होता है, जितना कार्बोहाइड्रेट पड़ा हुआ होता है, वो क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है। क्लियर? जब वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है तो मैंने आपको बताया कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है लैक्टिक एसिड। तो वो लैक्टिक एसिड इन मसल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब ये किस्म का एसिड है तो ये मसल्स की पीएच को क्या करता जाता है, कम करता जाता है। 6 करेगा, फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से 5.5 करेगा इतनी। और जब मसल्स की पीएच 5.5 या फिर 5.7 हो जाती है तो आप याद रखना वो मसल्स मसल नहीं रहेंगे, वो क्या बन जाएगा, मीट बन जाएगा। तो मीट की जो पीएच है वो एसिडिक होती है, 5.5 या 5.7, किताबें अलग अलग लिखती हैं लेकिन होती इतनी है। और जो मसल्स की, लाइव एनिमल के मसल्स की जो पीएच होती है वो 7.1 होती है। तो ये एक फर्क होता है मीट और मसल्स के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सिर्फ बैक्टीरिया ही कर सकते हैं। ये जो मेमल्स हमने अभी इतनी जो स्लाटरिंग की है, जो कुर्बानी की है, सबके अंदर यही एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुई, तभी उनका जो मसल्स था वो मीट के अंदर कन्वर्ट हुआ, जिसकी पीएच 5.5 या 5.7 हुई। ये खुद ब खुद नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने उनके मसल्स के अंदर ग्लूकोज तो स्टोर था, कार्बोहाइड्रेट तो स्टोर था, उन्होंने खुद को तोड़ना स्टार्ट किया और एनएरोबिकली ऑक्सीजन वहां पे मौजूद नहीं थी, तो नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता गया और उनकी पीएच डाउन होती गई। इसी तरह से अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो जब हम प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मली नहीं, जब हम प्रोलॉन्ग, कभी कभी हम ज्यादा एक्सरसाइज कर जाते हैं ना, तो आप देखते हो हमारे मसल्स में दर्द हो जाता है। या कोई नया बंदा जब जिम करता है, तो नया बंदा जब कोई ज्यादा काम करता है तो उसके मसल्स में दर्द क्यों हो जाता है, आपने कभी सोचा है? ये इस वजह से हो जाता है कि जब हम कंटिन्यूस कोई काम कर रहे होते हैं या कंटिन्यूस कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जो कि हमारी रूटीन की नहीं होती, तो मसल्स के अंदर इन्वायरमेंट एरोबिक से क्या बन जाता है, एनारोबिक बन जाता है। ऑक्सीजन की मसल्स में डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके बावजूद भी आप जो एक्सरसाइज किए जा रहे हो या कोई काम किए जा रहे हो, तो मसल्स जब काम करते हैं तो उसको एनर्जी चाहिए, तो फिर मजबूरी में आपकी बॉडी क्या करती है, एरोबिक से टर्न करके एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चली जाती है। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और इस तरह से आपके मसल्स की पीएच जो है वो चेंज हो जाती है और आपके मसल्स के अंदर एक टायरिंग कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसे मसल फटीग कहा जाता है, जो मैं इंटर के चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। तो वहां से आप इसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ सकते हो। अभी इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये था कि आप प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, प्रोलॉन्ग काम किए जा रहे हैं, जो कि आपका रूटीन का काम नहीं है, तो उससे क्या होता है कि मसल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आप फिर भी काम किए जा रहे हो, तो नतीजे में क्या होगा, मसल्स मजबूरी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को एनएरोबिकली रेस्पिरेशन में लेके जाते हैं। अब उससे एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है थोड़ी बहुत, जो भी मड़ी काम चल रहा है, लेकिन नतीजे में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और वो आपके मसल्स में जमा हो रहा है, और उसकी वजह से आपको मसल फटीग हो जाती है, यानी मसल आपके थक जाते हैं और मसल्स के अंदर बहुत सारा क्या होता है, दर्द होता है। तो ये थोड़ा बहुत जो है आप लोगों की किताब के अंदर लिखा हुआ था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह इसकी डिटेल आप जब किसी भी मेडिकल फील्ड में जाओगे तो वहां जाके पढ़ लोगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।